मैंने चेहरा ऊपर उठाकर यहूदी फौजी अफसर की तरफ देखा और सर को नफी में हिलाते हुए कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ और सरहद पर से मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया गया है। यहूदी अफसर एक सेकंड के लिए चुप हो गए। इसकी आंखों से शोले से निकलने लगे, लेकिन वो मुस्कुराया और जरा सा झुककर बोला, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो तो फिर तुमने हमारे मिसाइल बेस पर कब्जा जमा कर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश क्यों की थी? तुमने पाकिस्तानी लड़की को वापस लेने का मुतालबा क्यों किया था और हमारी मिलिट्री पोस्ट को ग्रेनेड मारकर क्यों उड़ा दिया था? मैंने जवाब दिया, मुझे इन लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो इनके नाम भी नहीं जानता। यहूदी अफसर मुस्कुराया, स्टूल पर पीछे को हट गया। फिर अचानक इसने अपना डंडा लहरा कर उल्टे हाथ से इतने जोर से मेरे कंधे पर मारा कि मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और मैं फर्श पर एक तरफ गिर पड़ा। मेरा कंधा दर्द से शल हो गया और सारा जिस्म सनसनाने लगा। यहूदी अफसर ने मुझे ठोकरों से मारना शुरू कर दिया था। वो साथ साथ बोले जा रहा था और मुझे अंग्रेजी जुबान में गालियां भी दे रहा था। तुम पाकिस्तानी जासूस हो, तुमने इब्रानी जुबान बाकायदा जासूसी करने के लिए सीखी थी, तुम्हारे और साथी भी हैं, तुम्हें इनके नाम बताने होंगे। जब वो ठोकरे मारते मारते थक गया तो स्टूल पर बैठकर हाँफने लगा। मैं अधमुआ हो गया था, मेरा सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। इसने अपने साथी फौजियों को इशारा किया। दोनों फौजी मेरी तरफ लपके और उन्होंने मुझे फर्श पर औंधा किया और मेरे ऊपर जोर जोर से उछलने लगे। मेरी हड्डी पसली एक हो गई। जब ये नाहंजार यहूदी फौजी भी मेरे जिस्म पर उछलते उछलते थक गए तो अपने अफसर के हुक्म पर पीछे हटकर खड़े हो गए। यहूदी फौजी अफसर ने पाँव की ठोकर से मुझे सीधा किया और डंडे से मेरा दर्द करता जबड़ा ऊपर करते हुए बोला, अब भी अगर तुम मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दे दिया तो न सिर्फ तुम्हारी जान बच जाएगी बल्कि हम किसी आला अस्पताल में तुम्हारा इलाज भी कराएंगे। तुम्हें बेहतरीन खाने मिलेंगे और मैं अपनी निगरानी में तुम्हें सरहद पार करवा दूंगा। मैं यूं एक तरफ को लुढ़क गया जैसे बेहोश हो गया हूँ। वो लोग इतने अहमक नहीं थे। इस्राएली इंटेलिजेंस का शुमार मशरिक़ी वस्ता की अय्यार और माहिर तरीन इंटेलिजेंस में होता है। यहूदी फौजी अफसर ने इतनी जोर से मेरे पेट में लात मारी कि मैं बिलबिला उठा। इसके बाद मुझ पर वाकई ख़शी तारी होने लगी। एक बार फिर मुझ पर फौजी बूटों की ठोकरों की बारिश होने लगी। मैं बेहोश हो चुका था। होश आया तो मैं कोठरी में बिल्कुल अकेला था। जिस्म का कोई उज़ू ऐसा न था जो फोड़े की तरह न दुख रहा हो। एक बाजू और जबड़े का एक हिस्सा बिल्कुल छल हो गया था। मैं फर्श पर एक पहलू से पड़ा आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। मैं ताकतवर नौजवान कमांडो था, मगर मुझे कुछ इस तरह से पीटा गया था कि जिस्म की सारी ताकत जवाब दे गई थी। मैं रेंगते रेंगते कमांड की तरफ गया। यहाँ एक नाली दीवार से बाहर जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से पेशाब किया तो खून आने लगा। मैं बेसुध होकर फर्श पर पड़ गया। दर्द से मेरा पेट फटने लगा था। मैंने पेट को दोनों हाथों से थाम लिया और आंखें बंद कर ली। मैंने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि वो मुझे इस अजियत से निजात दिलाए। मैं कराहते हुए नीम बेहोशी के आलम में न जाने कितनी देर तक फर्श पर पड़ा रहा कि दरवाज़ा खुला। भारी कदमों की चाप अंदर आई। मैंने ज़रा सी आंख खोल कर देखा। एक इसराइली संतरी ने झुककर मेरे मुंह के करीब टीन का डब्बा रख दिया। मुझे पानी की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उठकर बैठा और टीन के डब्बे को दोनों हाथों से थाम कर मुंह के पास लाया। इसमें से घास के सूप की बू आ रही थी। इस वक्त याबे हयात महसूस हुआ। ये वाकई घास का सूप था। नीम गर्म था। मैं खटाखट पी गया। सूप पीने से मेरे सारे जिस्म को जैसे टकोर सी हो गई थी। थोड़ा सा सुकून मिला था। जिस्म का सारा दर्द उल्टे से जरा कम हो गई थी। मैं रेंगता हुआ दीवार के करीब गया और टेक लगाकर नीम दराज हो गया। मैंने दोनों टांगे जिसमें बेड़ियां पड़ी थी खोल दी। हाथों को हथकड़ी उन्होंने ना जाने क्यों अभी तक लगा रखी थी। मेरी कलाइयां भी दर्द करने लगी थी। सूप में ज़रूर कोई ताकत की दवाई भी शामिल थी, क्योंकि इसके पीने के बाद मुझे दर्द में बहुत हद तक अफाका महसूस हुआ। ये लोग मुझे यकदम मारना नहीं चाहते थे। इनकी स्कीम ये थी कि मुझे शदीद अजियत भी पहुंचाई जाए और मरने भी ना दिया जाए। वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते थे और मैं एक लफ्ज़ भी बताने को तैयार नहीं था। मैंने दिल में अहद कर लिया था कि अजियत सहते सहते मर जाऊंगा, लेकिन ज़ुबान से पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा और ना ही अपने फ़लस्तीनी साथियों का नाम बताऊंगा। सूप पीने के बाद दर्द हल्का हो गया। इससे पहले चावल भी खाए थे। मुझे नींद आने लगी और मैं वहीं फर्श पर लेट गया। बाजू, जबड़े, पेट और टखनों से हल्की हल्की टेसें उठने लगी थी। दिल की धड़कन के साथ मेरा जिस्म दर्द कर रहा था। फिर भी मैं सोने की कोशिश करने लगा कि सोने से ज़रूर फ़ायदा होगा और हो सकता है कि मुझे सोता देखकर मुझ पर मज़ीद तशद्दुद से गुरेज किया जाए। मैं ऊँघने लगा।
नींद की लहर आती, मुझे थोड़ी देर के लिए बेसुध करती, मगर जिस्म की टेस फिर से बेदार कर देती। यूं ही नींद और बेदारी और दर्द की शिद्दत और कमी की तकलीफ दो लहरों पर झूलता रहा और वक़्त गुजरता चला गया। शायद रात आधी हो चुकी थी, क्योंकि मुझे बाहर से दूर किसी पहरेदार की हल्की सी आवाज़ 2-3 बार सुनाई थी। एक अजियतनाक सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। कोठरी में हबस था, जिसके बायस मेरे कपड़े जिस्म से फूटते पसीने में भीग गए थे। इनसे बदबू आने लगी थी। ऐसी हालत मेरी शायद पहले कभी नहीं हुई थी। फिर भी मैंने अपने आप को बड़े हौसले से संभाल रखा था। मेरे अंदर की ताकत, तवानाई और अज़म मुर्दा नहीं हुआ था। ये ख्याल, ये जज्बा मुझे इंतहाई क़ुव्वत बख्श रहा था कि मैं ये अज़ियतें अपने वतन पाक के लिए झेल रहा हूँ। इन जिस्मानी तकलीफ़ों में मेरे वतन की इज़्ज़त और आबरू का सवाल मुज़मर है। मुझे मौत गवारा थी, मगर मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की हुर्मत पर धब्बा लगाऊं, ये मुझे हरगिज़ कबूल न था। इसके अलावा मैं इन जाबाज फ़लस्तीनी मुसलमान मुजाहिदों से भी बेवफाई नहीं करना चाहता था, जो अपनी आज़ादी के अजीम मकसद के लिए जानें कुर्बान कर रहे थे। मैंने एक तरह से अपनी मौत को कबूल कर लिया था। न जाने किस वक़्त मुझे नींद आ गई। जब आँख खुली तो जिस्म इसी तरह दर्द कर रहा था। जबड़े को हाथ लगाया तो वो एक तरफ से सूजा हुआ था। छिले हुए टखनों पर खून की पेड़ियाँ जमी हुई थी। एक बाजू हिलाते वक्त टेस उठती थी। पेट में अब दर्द नहीं हो रहा था। कोठरी के हबस का अब मैं खुद एक हिस्सा बन गया था। लोहे के दरवाजे में ऊपर की जानिब एक गोल सुराख था। ताज़ा हवा अगर आती थी तो सिर्फ इसी सुराख में से आती थी। कुछ खबर नहीं थी कि रात है या दिन। भूख लगी तो महसूस हुआ कि ज़रूर बाहर दिन निकल आया होगा। दरवाजे का ताला खुलने की आवाज़ है। मैं दीवार के साथ लगकर इस तरह बैठ गया कि मेरी दोनों टांगें फर्श पर बिल्कुल सीधी थी। इनमें पड़ी हुई बेड़ियां साकित थी। मैं उन्हें हिलाते हुए डरता था, क्योंकि उनके फौलादी कड़े टखनों के जख्मों से लगकर शदीद दर्द करते थे। दरवाज़ा आवाज़ के साथ खुल गया। एक संतरी ने आगे आकर मेरे करीब टीन का डब्बा रखा। खाली डब्बा उठाया। डब्बा नीम गर्म था। इसमें चावल थे जो सूप में भीगे हुए थे। मैंने आहिस्ता से टांगे समेट ली, डब्बे को घुटनों में दबाया और हथकड़ी लगे दोनों हाथों से चावल खाने की कोशिश करने लगा। बाजू में दर्द की वजह से निवाला बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह तक जाता था, लेकिन भूख और जिंदा रहने के ख्याल से मैंने सारे चावल खा लिए। अपने अंदर कुछ तवानाई महसूस हुई। खाली डब्बा मेरे घुटनों से निकलकर फर्श पर लुढ़क गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता टांगे सीधी कर ली। थोड़ी देर बाद वही तोंद वाला यहूदी अफसर अपने मातहत सिपाहियों के हमरा फिर अंदर आ गया। इसने आते ही मुझे सिगार पेश किया। एक मुद्दत के बाद सिगार मिला तो मैंने इसे कबूल कर लिया। वो बड़ी हमदर्दी से मेरे करीब स्टूल पर बैठते हुए बोला, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है, इसलिए कि तुम एक बहादुर नौजवान हो। मैं मुसलमानों और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों का दुश्मन नहीं हूँ। हमारी दुश्मनी तो फ़लस्तीनी अरबों के साथ है। फिर तुम क्यों नाहक अपनी जान गंवाते हो? मेरा दिल हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम्हें अजियत दूँ, इसलिए मैं एक बार फिर तुम्हारे पास ये पैगाम लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हें अभी यहाँ से हेल्थ यूनिट मुंतकिल करवा रहा हूँ, जहाँ तुम्हारे ज़ख्मों का बड़ी एहतियात से इलाज किया जाएगा। मैंने पहली बार ज़ुबान खोली और जिस ज़ुबान में वो मुझसे बात कर रहा था, इसी ज़ुबान यानी अरबी में कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं, इसलिए कि जो तुम मुझसे पूछ रहे हो इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। अब्दुल हकीम मेरा नाम है। मैं सियाहत के लिए सहराए सीना में निकला था कि तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। जेल से फरार हुआ तो वो फ़लस्तीनी मुझे अपने साथ ले गए। मैं इनके नाम बिल्कुल नहीं जानता और जिन दोनों को तुम मिसाइल स्टेशन में हलाक कर चुके हो, इनके अलावा मैं किसी फ़लस्तीनी से वाकिफ़ नहीं हूँ। यहूदी अफसर ने अपने होठ बीच लिए। वो स्टूल पर से यकदम उठा और गरज कर बोला, ये इस तरह नहीं बकेगा, अपना काम शुरू कर दो। इतना कहकर वो बाहर निकल गए। अपने पीछे जो वो 2 जल्लाद छोड़ गया था, इनमें से एक ने मेरी हथकड़ी लगे बाजू में से मेरा सर निकाल कर इन्हें पीछे डाल दिया और मेरी गर्दन में कपड़ा डालकर इसे आहिस्ता आहिस्ता कसने लगा। दूसरे ने मेरे मुंह से जलता हुआ सिगार नोचकर अपने हाथ में थाम लिया। मेरी टांगों को सीधा करके मेरे घुटनों पर बैठ गया और मेरे पेट पर से कमीज की धचियां परे हटाकर नाफ को जलते हुए सिगार से दागना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकल गई। दूसरी चीख मेरे हलक में ही दबकर रह गई थी। जलता हुआ सिगार मेरी नाफ पर लगता तो मेरे जिस्म में जैसे आग सी लग जाती। मैं तड़पता तो मेरी गर्दन का फंदा ज्यादा सख्त हो जाता। इसका नतीजा ये निकला कि मेरी आंखें उबल कर बाहर आ गईं और नाफ के निचले हिस्से में जैसे किसी ने दहकती हुई सलाख गाड़ दी। मुझे ज़िबा किए जाने वाले बकरे की तरह फर्श पर लिटा दिया गया। एक जल्लाद ने मेरी गर्दन घुटनों के नीचे दबाई। दूसरे ने मेरे घुटनों पर जोर जोर से घूंसे मारने शुरू कर दिए। जब इसके हाथ थक गए तो इसने मेरी टांगों पर कूदना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकल रही थी मगर आवाज़ हलक में घुटी जा रही थी। मुझे आज भी याद आता है कि मेरा मुंह इस मछली की तरह खुल गया था जो पानी से बाहर फेंक दी गई हो और जबड़े खोले आखिरी सांस ले रही हो। कुछ देर मैंने इस भयानक पिटाई का मुकाबला किया, लेकिन गर्दन के घूंटे जाने से मुझ में ताकत नहीं रही थी
मैं बेहोश हो गया। 2 दिन तक मेरी कोठरी में सिवाय सूप देने वाले के और कोई ना आया। 2 दिन तक मैं फर्श पर पड़ा दर्द से कराहता रहा। बीच में किसी वक्त जानवरों की तरह रींग कर टीन के डब्बे के पास जाता और इसमें मुंह डालकर थोड़े से सूप मिले चावल खाता और फिर निढाल होकर वहीं सर डाल देता। यूं ही तीसरा दिन भी गुजर गया। मेरे कपड़े मेरे जिस्म से चिपक गए थे। चौथे रोज मेरी दाढ़ी के बालों को माचिस जलाकर आग लगा दी गई। एक शोला सा लपका और मैं तड़प कर औंधा हो गया और अपना मुंह फर्श पर रगड़ने लगा। मेरे हलक से एक भयानक चीख निकल गई थी। इस चीख को मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बात मैं आज भी कहूँगा कि अगर दिल में कोई मकसद हो, कोई लगन हो, कोई आला व अरफा नस्बुल ऐन हो तो ये तकलीफ़ें सहते हुए भी सीने के अंदर रूह तवाना रहती है। अगरचे मैंने अपने आप को मर्ग आलूद हालात के सुपुर्द कर दिया था, लेकिन मेरी रूह ने हथियार नहीं डाले थे। इसराइली फौजी हेडक्वार्टर के इस तारीख तहखाने में मुझे 12 रोज तक जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कोई ऐसी जिस्मानी अजियत नहीं थी जो मुझे न दी गई हो। मैं एक अकड़ा हुआ तख्ता बन गया था जिस पर वो लोग जुल्म व तअद्दी के तीर बरसा रहे थे। ये 12 रोज शदीद तशद्दुद के जहन्नुम में गुजरे थे। क्या क्या सितम मुझ पर नहीं तोड़े गए थे। 13वें रोज मेरी हथकड़ी खोल दी गई। ये उन्होंने मुझ पर बेहद एहसान किया था। इस वक्त मेरी ये हालत थी कि अगर मुझे बिल्कुल आज़ाद करके उर्दन की सरहद के करीब भी ले जाकर डाल देते तो मैं उठकर आज़ादी को गले लगाने के काबिल नहीं रहा था। मेरा दर्द से धनका हुआ जिस्म थोड़ी थोड़ी देर बाद कांपने लग जाता था। मैं हशरातुल अर्ज किस्म की कोई शय बन गया था। फर्श पर रेंगने की कोशिश करता तो पिछाड़ खाकर एक तरफ को लुढ़क जाता। 15वें दिन खुदा जाने रात थी कि दिन था। कोठरी का दरवाज़ा खुला। मुझ में आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। मुझे मालूम था कि मुझ पर कोई नया सितम तोड़ा जाएगा। कोई जल्लाद, अजियत और तशद्दुद का कोई नया आला लेकर आया होगा। दरवाज़ा जब भी खुलता मैं अपने जिस्म को यूं अकड़ा लेता जैसे मुझ पर लाठियों और डंडों की बारिश होने वाली हो। इस बार दरवाज़ा मुझे इस जहन्नुम से निकालकर दूसरी जहन्नुम में ले जाने के लिए खुला था। 2 आदमियों ने मुझे बाजुओं से पकड़ा और फर्श पर घसीटते हुए बाहर ले गए। राहदारी में एक स्ट्रेचर पड़ा था। मुझे उठाकर स्ट्रेचर पर पटक दिया और एक बार फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। स्ट्रेचर एक तरफ चल पड़ा। इसके पहियों से भी हल्की हल्की चीखों की आवाज़ें निकल रही थीं। मुझे इन पर अपनी चीखों का गुमान होने लगा। स्याह पट्टी के नीचे मैंने आंखें बंद कर ली थी। मेरा जहन सुनसना रहा था। सारे जिस्म में सुइयां सी चुभ रही थी। ठोड़ी से लेकर कानों तक चेहरा दाढ़ी में शोले उठने की वजह से जल रहा था। नाफ में मुसलसल जलन हो रही थी। ये जलन उसी रोज से जारी थी जिस रोज एक इसराइली जल्लाद ने इसे जलते हुए सिगार से दागा था। स्ट्रेचर राहदारी में एक तरफ घूम गया। मेरे जूते गायब थे। खुदा जाने कब और कहां पाँव से निकल गए थे। होंठों पर दर्द की शिद्दत से पेड़ियां पड़ गई थी। गर्दन की रगें अभी तक दर्द से तड़क रही थी। बस सांस चल रहा था। किसी वक्त लगता था कि मैं मर चुका हूं और मेरा मुर्दा जिस्म कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी इसे जमीन के किसी खुदे हुए गड्ढे में लुढ़का दिया जाएगा। फिर बेलचे से मिट्टी डालकर गड्ढा पुर कर दिया जाएगा और मेरी रूह कब्र के ऊपर मंडलाने लगेगी। मुझे अपनी आंखों के आगे सुधा रंगनी की छवि दिखाई दी। इसके हाथ में सांप था। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और वो खिरखिराती गजबनाक आवाज में कह रही थी, रघु मेरे पति दे, मैं तेरे दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर इसके हलक से सांप की फनकार जैसी आवाज निकली और मेरा स्ट्रेचर जोर जोर से हिलने लगा। पट्टी के अंदर मेरी आंखें खुल गई। मेरी पलकें पट्टी के कसे हुए कपड़े से टकराकर टेढ़ी हुई जा रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं किसी मोटर गाड़ी में लेटा हुआ हूँ और गाड़ी के इंजन की आवाज आ रही है और गाड़ी किसी नाहमवार सड़क पर हचकोले खाती दौड़ी जा रही। मेरे बाजू मेरे पहलुओं के साल लगे थे। एक पाँव को हिलाया तो बेड़ी की जंजीर झंझना उठी। मेरा सर हचकोलों की वजह से दाएं बाएं हिल रहा था। मुझे अपनी करीब बैठे हुए आदमियों की मौजूदगी का एहसास हुआ। गाड़ी के अंदर सिगरेट के तंबाकू की बू भी आ रही थी। फिर किसी ने दूसरे से कहा, ये मर जाता तो अच्छा था। दूसरे ने जवाब दिया, वहां जाकर मरेगा। तीसरी आवाज आई, वहां ना जिंदा रहेगा ना मुर्दा। ये आवाजें जैसे ख्वाब की दुनिया से आ रही थी, बड़ी दूर से आ रही थी। अब मेरे हलक से भी एक आवाज बुलंद हुई। मुझे लगा कि ये मैं नहीं बल्कि कोई मुर्दा बोला है। मैंने पानी मांगा था। मुझे टीन खुलने की आवाज़ आई। फिर मेरे सूखे खुशक होंठों पर ठंडी आबशार से गिरने लगी और मेरे होंठ मेरे इरादे के बगैर अपने आप किसी जानवर के होंठों की तरह ऊपर नीचे चलने लगे। मेरे हलक में ठंडा मशरूब जिंदगी की लहर बनकर उतरने लगा। फिर ये आबशार रुक गई और मेरे जिस्म की ऐसी हालत बन गई जैसे किसी ने जलती हुई लकड़ी पर पानी डाल दिया। मेरी फूली हुई जुबान अभी तक मेरी पेड़ी जुदा होंठों पर फिर रही थी। ये सब कुछ मेरे इरादे के बगैर हो रहा था। हर उज़ू अपनी ज़िंदगी के लिए खुद दफा कर रहा था, खुद हाथ पाँव मार रहा था। ये कोई वैगन थी, इसका अंदाज़ा मुझे इस इंजन की आवाज़ से हुआ। ठंडे मशरूब के चंद घूंटों ने मेरे जिस्म को बहुत तस्कीन पहुँचा दी थी। जिस्म को जैसे होश आ गया था।
लेकिन होश आते ही जिस्म की सारी टेस, सारे दर्द फिर से बेदार हो गए थे। मैंने आंखें भींच ली और खुद को बेहोश करने की कोशिश करने लगा। वैगन ऐसी सड़कों पर से गुजर रही थी जहां से दूसरी मोटर कारों और स्कूटरों के चलने की आवाज़ें आती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें दूर होती गई। एक बार सन्नाटा सा छा गया, फिर अचानक समुद्री बगलों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे किसी बंदरगाह पर लाया जा रहा है। क्या मुझे दूर खुले समंदर में ले जाकर फेंक दिया जाएगा? मुझे इस वक्त समंदर में गिरने और ठंडी मौजों से टकराकर समंदर में नीचे ही नीचे उतरने के ख्याल से सुकून सा महसूस होने लगा था। इसी में राहत और निजात थी। एक दो सांस ऊपर को खींचूंगा और फिर पानी फेफड़ों में भर जाएगा और बेहोश हो जाऊंगा और सब दुखों, सारी तकलीफ़ों से छुटकारा नसीब हो जाएगा। ये सब कुछ मेरा जहन अपने आप सोच रहा था, मेरी मर्जी के खिलाफ सोच रहा था। जैसे मेरे अंदर कोई दूसरा आदमी था जो जख्मों से चूर पड़ा कराह रहा था और समुद्री मौजों को गले लगाने के लिए बेताब हो रहा था। मुझे स्टीमर की भोंपों की आवाज़ सुनाई दी, फिर समुद्री बगले की आवाज़ उभर कर गायब हो गई। किसी क्रेन की मोटर चल रही थी। वैगन की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। वो कभी दाएं मुड़ जाती और कभी बाएं घूम जाती। किसी तरफ से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे लोहा काटा जा रहा हो। वैगन धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई। ये सब आवाज़ें एक एक करके गुम होती चली गई। फिजा में फिर एक गंभीर खामोशी छा गई। इस खामोशी में सिर्फ वैगन के इंजन की धीमी धीमी आवाज़ ही मुखल हो रही थी। वैगन लकड़ी के तख्तों पर से गुजरने लगी। लगता था ये कोई प्लेटफॉर्म सा है। तख्तों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। फिर वैगन रुक गई। कुछ आदमियों के वैगन से बाहर निकलने की आवाज़ आई। मेरे करीब वाले फौजी भी बाहर निकल गए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से शबीहे को तकवीयत मिली कि ये वैगन है। दो आदमियों ने मुझे उठाया और बाहर लाकर लकड़ी के फर्श पर डाल दिया। मैंने उंगली से फर्श को छुआ। ये लकड़ी के तख्ते थे जो काफ़ी खुदरे हो चुके थे। मेरी नाक में समंदर के पानी और मछलियों की बू घुसने लगी थी। यकीनन मैं साहिल समुंदर पर था। एक स्टेमर की खटखट करती आवाज़ दूर से करीब आ रही थी। ये आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब आकर रुक गई। इसका मतलब था कि मैं समुंदर के किनारे किसी जेटी के फर्श पर पड़ा था। स्टीमर का इंजन चल रहा था। किसी ने तेज़ आवाज़ में कहा, इसे उठाकर खड़ा क्यों नहीं करते तुम? ये कुत्ता है। एकदम से दो आदमियों ने मुझे बगल से उठाकर खड़ा कर दिया, लेकिन मेरी टांगों में इतनी जान नहीं थी। मैं 2 सेकंड तक खड़ा रहा, फिर कांपा, टांगे लड़खड़ाई और मैं धड़म से फर्श पर गिर पड़ा। किसी ने कहा, कैप्टन ये खड़ा नहीं हो सकता। वही करख्त आवाज़ बुलंद हुई, तो इस कुत्ते को स्टीमर पर फेंक दो। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ओके सर। मैं लरज़ उठा। अगर उन्होंने मुझे सचमुच उठाकर नीचे स्टीमर के डेक पर फेंक दिया तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। मैं उठकर बैठ गया और नहीफ आवाज़ में बोला कि मैं खुद ही चलूँगा। 2 फौजी हंस पड़े। कैप्टन ये मरने वाला है। कैप्टन ने नफरत से थूक कर कहा, तो इसे समंदर में क्यों नहीं फेंक देते? एक फौजी की आवाज़ बुलंद हुई, कमांडर हाई कमान का हुक्म है कि इसे डिस्पोज किया जाए। कैप्टन ने मुझे मोटी सी गाली दे डाली। मुझे घसीट कर आगे ले जाया गया। मालूम नहीं हो रहा था कि जेटी का चोबी फर्श कहाँ ख़त्म होता है और स्टीमर कहाँ से शुरू होता है। घिसटने की वजह से फौलादी बेड़ियाँ मेरे टखनों के जख्मों को फिर से छील रही थी। जंजीर बज रही थी। मैंने टांगे सुकेड़ने की कोशिश की। घुटनों से दर्द की टेस उठी। मैंने दांतों तले होंठ दाब लिए। नीचे से चारों हाथों ने मेरे शानों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ऊपर वाले हाथों ने मुझे छोड़ दिया और मैं धड़म से एक दूसरे तख्ते पर गिर पड़ा और मेरा जिस्म डोलने लगा। मैं स्टीमर के डेक पर आ गया था। कैप्टन की गालियां फिर सुनाई देने लगी। स्टीमर का इंजन जोर से गिड़गिड़ाया और समंदर में घूमकर तेजी से एक तरफ चल पड़ा। इस खींचातानी का एक फ़ायदा हुआ कि मेरी आंखों पर बंधी हुई काले कपड़े की पट्टी एक आंख पर से ज़रा सी ऊपर को खिसक गई। मैं स्टीमर के डेक पर सीधा पड़ा था। मैं पट्टी के नीचे से थोड़ा थोड़ा सा देख सकता था। मैंने पूरा जोर लगाकर आंख के पपोटों को ऊपर नीचे किया और मुझे दिन की रोशनी में स्टीमर का जंगला नजर आया, जिसके पीछे नीला आसमान था। स्टीमर समुद्री लहरों पर ज़रा नीचे को हुआ तो मुझे समुंदर दिखाई दिया, जो हद्दे नज़र फैलता चला गया था। स्टीमर फिर ऊपर आ गया। गोया इस स्टीमर के ज़रिए बकौल यहूदी फ़ौजी के मुझे डिस्पोज किया जा रहा था। इसका मतलब यही निकलता था कि मुझे समंदर में फेंक दिया जाएगा। मगर मुझे ख्याल आया कि खुले समंदर में ले जाकर फेंकने की क्या तुक हो सकती है। अगर फेंकना ही है तो इसी जगह समंदर में फेंक दे, और फिर समंदर पर ही क्या मौक़िफ़। ये लोग तहखाने में भी मुझे बड़ी आसानी से हलाक कर सकते थे। इसका मतलब था कि मुझे मारना इनके प्रोग्राम में शामिल नहीं है। तो फिर मुझे ये डिस्पोज कहाँ करना चाहते हैं? हो सकता है मुझे किसी अरब मुल्क के हवाले करके मेरे इवज़ कोई इसराइली जासूस हासिल किया जा रहा हो, जो इस अरब मुल्क में कैद हो। सब कुछ हो सकता था, लेकिन जो होने वाला था इसका मुझे वहमो गुमान तक नहीं था। 2 सफ़ेद जुराबों वाली टांगे मेरे सामने से गुजर गई। ये स्टीमर का कोई मल्लाह या कैप्टन हो सकता था। स्टीमर की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी।
और वो समुद्री मौजों को चीरता हुआ दाएं बाएं और ऊपर नीचे होता आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी के नीचे से एक आंख का भूजल पपोटा उठाए बड़ी मुश्किल से देख रहा था। मेरी आंख नकाहत के बाइस ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मैंने आंख बंद कर ली। स्टीमर की रफ्तार में कोई कमी वाकई नहीं हुई थी। वो इसी रफ्तार से चलता चला जा रहा था। बीच में किसी वक्त कैप्टन की तलख आवाज लहरा जाती। उस वक्त मजीद गुजर गया। हम साहिल समंदर से काफ़ी दूर निकल आए थे। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।